नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते दुनिया के बड़े देश ऊर्जा संकट की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस अस्थिरता का असर हमारे देश में भी हुआ है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सरकार के मुताबिक देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रण में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश भर में कहीं भी ईंधन की कोई कमी नहीं है और सभी रिटेल पेट्रोल पंप्स पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और सुनियोजित दुष्प्रचार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अनावश्यक घबराहट पैदा हो रही है और पैनिक बाइंग एक तरीके से बढ़ रहा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पांचवा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक देश है। ऐसे में घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित है और कहीं भी राशनिंग लागू नहीं की गई है। कच्चे तेल की आपूर्ति भी दुनिया के 40 से अधिक देशों से लगातार जारी है और रिफाइनरीज जो है हमारे देश की, वो पूरी क्षमता से काम कर रही है। सरकार के मुताबिक देश में कुल मिलाकर करीब 60 दिनों का तेल भंडार उपलब्ध है, जबकि एलपीजी की आपूर्ति भी सामान्य है और रोजाना लाखों सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। चर्चा में आज समझने की कोशिश पश्चिम एशिया संघर्ष के समाधान को और समझने की कोशिश वैश्विक तेल संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के उपाय क्या है। तो ऊर्जा सुरक्षा के उपाय और प्रयास यहां पर महत्वपूर्ण हैं और आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या कुछ प्रयास अब तक किए हैं। आपको बता दें कि भारत की ऊर्जा जो आपूर्ति है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें सरकार ने जानबूझकर चलाए जा रहे दुष्प्रचार और अब इस अभियान की सरकार ने निंदा की है और इसके साथ साथ लोगों से सरकार ने अपील की है कि इस तरह के किसी भी भ्रामक दुष्प्रचारों पर और अफवाहों पर वो ध्यान न दें। साथ ही साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हमारे देश में जो प्राकृतिक गैस है और जो तेल के भंडार हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, भंडारण में कहीं कोई परेशानी नहीं है। पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रण में है। साथ ही सभी खुदरा ईंधन दुकानों में पर्याप्त आपूर्ति है। देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वो जानबूझकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं से गुमराह ना हो। भ्रामक सूचनाओं का उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है, इसलिए ऐसी अनावश्यक जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, उसमें ना पड़ें। घरेलू पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में है। संरचनात्मक रूप से ये भी सुनिश्चित है, इसकी कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ किसी भी दुकान को आपूर्ति सीमित करने के लिए नहीं कहा गया है। साथ ही कुछ चुनिंदा पंप्स पर छिटपुट रूप से घबराहट में खरीदारी की गई है, क्योंकि ये पैनिक बाइंग है। अफवाह के भ्रम में आकर के लोग लंबी कतारें पेट्रोल पंप्स पर लगा रहे हैं और ये सोच के कि भविष्य में शायद उन्हें पेट्रोल और डीजल ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है और इसी भ्रम की स्थिति की वजह से हम भीड़ देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो द्वारा फैलाई गई जानबूझकर गलत सूचना कमी की भरपाई से कहीं अधिक आपूर्ति हो गई है। ऑयल कंपनीज ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की है, तो फिर किसी भी स्थिति में डरने और घबराने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए लगभग 2 महीने की स्थिर आपूर्ति उपलब्ध है। ऐसे में पैनिक बाइंग आखिर क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। ये सभी लोगों को समझने की भी जरूरत है। आपको बता दें, अगले 2 महीनों के कच्चे तेल की खरीद भी सुनिश्चित कर ली गई है। भारत अगले कई महीनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। एलपीजी की कोई कमी नहीं है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से 800 टीएमटी एलपीजी कार्गो सुरक्षित जो है हम लगातार आयात कर रहे हैं। लगभग 1 महीने की आपूर्ति की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। अतिरिक्त खरीद को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। एलपीजी के खत्म होने के कारण पीएनजी को
बढ़ावा वाले दावे जो हैं उसको खारिज किया गया और एलपीजी की आपूर्ति सुरक्षित है। मतलब पीएनजी के कनेक्शन तो दे ही रहे हैं, लेकिन यह कह देना कि पीएनजी के कनेक्शन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि एलपीजी सरकार के पास नहीं है, यह गलत है। केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। जानबूझकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इसको लेकर के हमने देखा कि गिरफ्तारियां भी हुई, 155 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, कई सारे एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। और यह भी हमने देखा कि जो जमाखोरी की घटनाएं जो कितनी सारी सामने आई, जिसमें हजारों सिलेंडर्स जब्त किए गए, तो इस पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, देखिए ये यहां पर समझना जरूरी है कि पैनिक बाइंग ना हो। और अखिलेश सुमन के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले दो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसआर तायल, पूर्व राजनयिक के, बहुत बहुत स्वागत तायल साहब आपका। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही है दीपशिखा सिकरवार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत दीपशिखा जी आपका भी। अखिलेश, सवाल आपसे था कि जो हमारे देश में एक तरीके से जो पैनिक बाइंग की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब ये कह सकते हैं कि कुछ जो विघ्न संतोषी लोग रहते हैं या असामाजिक तत्व जो रहते हैं या फिर एक संकीर्ण मानसिकता की जो राजनीति जो करते हैं, वो इस तरह की हवा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन स्थिति इससे उलट है। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार का लगातार ये प्रयास रहा है कि वो स्थितियों को लगातार स्पष्ट करती रहे। इसीलिए इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस ब्रीफिंग, जब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई इस पूरे मसले पे, तो उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस ब्रीफिंग भी रोज की जाने लगी और उसके तहत हर रोज सूचनाएं दी जाने लगी कि क्या स्थिति है। तो यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और इसके माध्यम से सरकार ने अफवाहों को तोड़ने का, अफवाहों को खंडित करने का और अफवाह जो है वो लोगों के मन में जगह न बना ले, इसे दूर करने के लिए किया गया। और निश्चित तौर पे जब देखा हमने कि पहले 89 लाख सिलेंडर्स पैनिक बाइंग में डिमांड में आ गए थे, जो अब घटकर 50 लाख सिलेंडर हो गए और 50 लाख सिलेंडर प्रतिदिन दिया जा रहा है लोगों को। तो यह कह सकते हैं कि जो अफवाह में दो कारण होते हैं। एक तो या तो जो शातिर तत्व होते हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, और उसके अलावा दूसरे जो लोग हैं वो खुद ही डर के मारे अपने अंदर एक डर पैदा कर लेते हैं और जाके लगातार या तो पैनिक बाइंग करते हैं या पेट्रोल पंपों पे जाके गाड़ियां लगा देते हैं। उनको लगता है कि कल नहीं मिलेगा। तो ये दोनों मानसिकताएं काम करती है और हमने देखा है कि ये दोनों मानसिकताओं को खत्म करने के लिए इनसे यह जड़ न पकड़ ले, इसके लिए सरकार की तरफ से भी लगातार सूचनाएं प्रेषित करना बहुत जरूरी होता है। और इसी रणनीति के तहत सरकार ने अभी जो है स्टेट्स को भी ये निर्देश दिया है कि सारे स्टेट भी रोज ब्रीफिंग किया करें, मीडिया ब्रीफिंग किया करें, ताकि राज्यों को भी पता चले कि हाँ क्या स्थिति है और वहां के जो संवाददाता हैं वहां की मीडिया के माध्यम से लोगों को सही और त्वरित सूचनाएं दे सके। तो यह एक महत्वपूर्ण बात हुई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार लगातार अपने इस घटना के बाद भी, जब भी ईरान और का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद भी लगातार सरकार कोशिश ये कर रही थी कि जो हमारे जो एनर्जी के सोर्सेज है उसको डाइवर्सिफाई करें। और डाइवर्सिफाई करने के क्रम में हमने देखा कि 41 कंट्रीज अब जो है हमें क्रूड ऑयल दे रहे हैं। एलपीजी कंट्रीज की भी संख्या बढ़ी है और उसके अलावा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये सारे उपाय जो है, ये उपाय है कि 60 दिन से ज्यादा तक हमारे पास स्टॉक है और उसके बाद लगातार उस स्टॉक में वृद्धि हो गई है। तो यही तो सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और भंडारण की कहीं कोई कमी नहीं है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 महीने की पूरी व्यवस्था है, मतलब बहुत आराम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली प्लान भी लगातार बनाए जा रहे हैं। तायल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक। सर, यदि नीतिगत और रणनीतिक तरीके से सोचा जाए तो आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। वर्तमान समय में भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है। आपको लगता है कि इसे कम करने की जरूरत होगी और उसका विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, आयात कम करने का तो बहुत ही आवश्यक है। बहुत सरकार उस तरफ से प्रयास कर रही है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, अब वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, विंड एनर्जी हो रही है, पर इन सब में समय लगेगा। जी बिल्कुल। तो इस समय जो समस्या ईरान और के ऊपर हमले की वजह से हुई है, उसका समाधान तो हमें जो इस समय साधन और सोर्सेज भारत सरकार के पास हैं उन्हीं से इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा।
और उसमें सरकार बहुत सक्षम रही है। देखिए, तीन चीजें हैं खास। जी। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की, गैस की आवाजाही चालू रहे, उसमें भारत की कूटनीति बहुत सक्सेसफुल रही है। और ईरान हमारे जो भी जहाज हैं वो उनको जाने की अनुमति दे रहा है। 4 जहाज आ चुके हैं, आज खबर है 3-4 जहाज और आ जाएंगे। बिल्कुल। एक चीज ये हुई। दूसरा ये है कि जो भी ऑयल और गैस के संस्थान हैं, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो गल्फ के और देशों में हो, उनके ऊपर कोई भी देश हमला ना करे। हम्म। क्योंकि वहां अगर हमला होता है और उनकी उनमें टूट फूट होती है तो उसको रिपेयर करने में 3-4 साल लगते हैं, समय लगेगा, बिल्कुल और बिल्कुल। उसमें विश्व में हर जगह कमी हो जाएगी। तो भारत के जो भी स्टेटमेंट आए, हमने किसी देश का नाम नहीं लिया है, पर हर देश से हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है कि किसी भी देश की जो भी पेट्रो पेट्रोलियम, ऑयल और गैस की पैदा करने की, रिफाइन करने की, ये सब जो क्षमताएं हैं, जी। उन पर कोई हमला ना करे। पहली बार एक बार हमला हाँ हुआ था, हाँ इसराइल ने किया था, बहुत गलत हाँ किया हाँ। था वो। ठीक उसका है। फिर ईरान ने एकदम उसका जवाब दिया। अब उसके हम्म, बाद में अभी हमले नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है। और तीसरा, जो भारत ने बहुत ही सक्षम रहा है कि जी। जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई है, जो पहले कुछ लिमिटेड थे, अब तो 40 से अधिक देशों से, दुनिया के हर देश से अब भारत, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, रशिया से तो पहले ही आ रहा था। देखिए, आपने हमारे दर्शकों ने देखा सुना होगा कि अमेरिका से किस किस तरह के बयान आ रहे थे कि भारत रूस से जितनी सब बंद कर देगा तेल लेना। जी। पर कल विदेश मंत्री ने बताया कि 20% तेल हमारा फरवरी में भी रशिया से आया। तो भारत बहुत ही अपने एक मैच्योर तरह से पूरा सुनिश्चित कर रहा है कि भारत के लिए हर तरफ से, भूगोल में हर देश से, पूरी ज्योग्राफी से बिल्कुल। हमारे यहाँ तेल आए, गैस आए, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना हो, और जो वहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे मित्र देशों की तो हम ये सबकी, कह सकते हैं कि उसको भी वर्तमान गंवाना समय हो। में जो रणनीतिक तरीके से और कूटनीतिक तरीके से भारत ने प्रयास किए हैं, उसका भी हम परिणाम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार भारत के लिए जो तेल है वो जहाज हमारे लेकर के आ रहे हैं। दीपशिखा सिकरवार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं। दीपशिखा जी, देखिए, ऐसी स्थिति में जब संकट का ऐसा कुछ समय आता है, युद्धग्रस्त स्थिति होती है, तो अर्थव्यवस्था पर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी इस संकट का असर तो हुआ है, लेकिन जो तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं उसको आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसे आंक रही हैं? अक्रम, देखिए कि ये एक बहुत बड़ा संकट है विश्व के सामने। तो विश्व की अर्थव्यवस्था पर पूरी तौर से असर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। ठीक है। इसके इनको दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक जो आपका महंगाई है उसको, वो उसमें बढ़त हो सकती है, क्योंकि हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो अभी नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनियां उसको अब्सॉर्ब कर रही हैं। लेकिन ये जो बाकी चीजें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, जो बाकी उद्योग हैं, उनके लिए ये दाम बढ़ गए हैं, जो इनपुट्स जाते हैं। जी। तो एक महंगाई पर उसका असर पड़ सकता है। दूसरा चीज है कि कच्चा माल जो आता है, जो पेट्रोकेमिकल से या उस रास्ते से आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो जो उद्योग हैं उनके ऊपर थोड़ा असर पड़ रहा है। तो वो उन्होंने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी है। तो हो सकता है कि विकास दर की जो गति है उस पर थोड़ा सा असर पड़े, और ये उस पर भी निर्भर करेगा कि ये जो लड़ाई है ये किस समय तक चलती है। अगर ये इसका रेजोल्यूशन जल्दी हो जाता है, जी। जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, तो इसका असर जो है थोड़ा नियंत्रित रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। लेकिन अगर लंबी खिंचती है तो ऐसी आशंका है कि अर्थव्यवस्था पर उसका और भारी असर पड़ सकता है। इसीलिए हमने देखा कि बजट में आपने देखा कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड सरकार ने जी। घोषित किया था। तो कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी जब सरकार को लगेगा कि एक बहुत बड़ा शॉक हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए, तो इस तरह का इंतजाम पहले से ही किया हुआ है कि इस शॉक को प्रिवेंट किया जा सके। उसके अलावा हमारा जो आयात है, हम आयात पे तेल के लिए हम आयात पर निर्भर हैं, जिसके दाम बढ़ रहे हैं, हमने देखा।
उसके अलावा फर्टिलाइजर के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। तो वित्तीय स्थिति पर थोड़ा सा दबाव आएगा, लेकिन सरकार इस समय उसके लिए तैयार है। वो मार्जिन रखा हुआ है, बफर्स रखे हुए हैं, तो उसको किस तरह से कोशिश की जाएगी कि उसको वित्तीय स्थिति को ना खराब होने दिया जाए। उसके बाद है रुपया। हमने देखा है कि रुपए की स्थिति जो है, रुपया गिर रहा है, चूंकि विदेशी निवेशक जो है यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, और ऐसा होता है जब कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा दबाव दिखता है, बाजार में थोड़ा सा दबाव दिखता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बना रहे हैं। और आगे क्या स्थिति होगी अगर ये लड़ाई ज्यादा लंबी खिंचेगी, तो उसका और भारी ठीक है। तो देखिए कि है। सरकार अपने स्तर पे हर मोर्चे पर लगातार प्रयास कर रही है, चाहे फिर वो बात निगरानी की हो, बात भंडारण की हो, ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्थिति चिंताजनक जरूर है, लेकिन उसकी सुरक्षा के उपाय लगातार जारी हैं। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये महत्वपूर्ण बैठक केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और सभी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी। इस बैठक में ईरान में हालिया संघर्ष के बाद पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक हालात पर चर्चा होने की संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ भी अलग से बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बैठक का उद्देश्य राज्यों के साथ समन्वय बनाना और संभावित असर पर रणनीति तय करना हो सकता है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, मतलब लगातार मॉनिटरिंग भी जारी है और उसको लेकर के प्रयास भी जारी है पश्चिम एशिया के संकट के समाधान के लिए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में जो अपना बयान दिया था, तो मोटो स्टेटमेंट, उस बयान में उन्होंने खास तौर पे राज्य सरकारों से अपील की थी कि वो इस पूरे मसले पे केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करें और अपने यहाँ जो भी सप्लाईज है उन सप्लाई को सुचारू रूप से चलने में मदद करें, सरकारी एजेंसियों का उपयोग उस रूप में किया जाए। तो निश्चित तौर पे इसके बाद मुझे लगता है कि सकारात्मक परिणाम आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया कि कल मतलब शुक्रवार को शाम में वो मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे और मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये जो संकट की घड़ी है उस संकट की घड़ी में सप्लाई चेन को मजबूत रखा जाए। उसके बाद जरूरत वाली सारी चीजों पर निगरानी रखी जाए, जमाखोरों और जो काला बाजार करने वाले हैं उन लोगों को जेल का रास्ता दिखाया जाए, उन लोगों को दंडित किया जाए, जरूरत हो तो उनके सस्पेंड भी किया जाए, लाइसेंस भी किया जाए। ये सारी चीजें हैं जो चल रही है, बातें जो हम लोग को बताया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। लेकिन एक बात है कि देखिए, जो चुनाव जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू है, मतलब जिन राज्यों में चुनाव होना है उन राज्यों के मुख्यमंत्री उस चर्चा में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाए। तो इसीलिए उन राज्यों के साथ अलग से बैठक होगी जो कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बैठक करेंगे। तो देखिए, उद्देश्य यही है कि जो अफवाह कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और खास में उसमें जो
वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। तो उस अफवाह पर पूरी तरह खत्म करना और उसके बाद राज्य सरकार अपने अपने माध्यम से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जनता को सुचारू रूप से जो है पेट्रोल, गैस, आवश्यक सभी चीजें, इन चीजों को मुहैया कराती रहे, ताकि कोई अफरा तफरी की स्थिति और पैनिक की स्थिति न बने। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ तैयल साहब भी जुड़े हुए हैं। तैयल साहब, ये भी यहाँ पर समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने जब संसद में सुना तो उन्होंने कहा कि इस सदन से ये आवाज पूरे विश्व में जानी चाहिए कि भारत की जो अपील है वो शांति और संवाद की अपील से इस समस्या के समाधान की अपील है। तो भारत की इस डिप्लोमेसी को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब कल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। भारत का संदेश बहुत ही सधा हुआ है और बहुत गंभीर है कि कोई भी समस्या केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही उसका समाधान निकल सकता है। और उन्होंने बार बार कहा है, राष्ट्रपति पुतिन को भी कहा था अब भी, कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जी। तो हमारे यहाँ जो देश का एक सोच है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों के सामने रखते हैं और उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सब देश लेते हैं। और इस समय कैसे सब देश मिलकर कुछ इस तरह दबाव डालें, जो 3 देश हैं, इजराइल, अमेरिका और ईरान, कि आप लड़ाई ख़त्म करें और किसी ना किसी तरह समझौते पर आए। जी। और उसके कुछ प्रयास चल भी रहे हैं। तो उसकी तरफ भारत का यही एक प्रयास है और सबको संदेश है, हर देश को, कि अमन के रास्ते पर चलें, संवाद के रास्ते पर चलें और लड़ाई के रास्ते से रुक जाएं। बिल्कुल ठीक है। दीपशिखा सिकरवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपशिखा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम सारे लगातार प्रयास रहे हैं कि कैसे समन्वय बना करके रखा जाए, और अब ये एक और कारगर कोशिश जो कि वो कल करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, और महत्वपूर्ण ये भी है कि वो केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ भी बातचीत करेंगे। तो मतलब लगातार सुधार की कोशिश और स्थिति का सामना किया जाए उसको लेकर के पहले से तैयारी। बिल्कुल, आप देखिए कि स्थिति जो है, और खास तौर से अल्टीमेटली लास्ट माइल जो है वो राज्यों पे होती है। तो राज्यों के साथ ये चर्चा करना कि स्थिति जो है केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन राज्य भी ध्यान रखें कि इस तरह की जमाखोरी नहीं हो, जमाखोरों पे वो अनुशासन की कार्यवाही करें और इसको कड़ी तरीके से हैंडल किया जाए। जी। उसके अलावा अफवाहों को रोका जाए। और अगर आपको याद होगा कि कोविड के दौरान जिस तरह का संकट देश के सामने था, उस समय भी प्रधानमंत्री जो है राज्यों से सीधे बातचीत कर रहे थे, ताकि स्थिति जो है उस पर उसका जायजा लिया जा सके, उसका अंदाजा लगाया जा सके, और जो भी केंद्र सरकार की तरफ से मदद राज्यों को चाहिए वो पूरी तौर से उनको आश्वस्त करने के लिए, और यही जो मीटिंग है कल की जो प्रधानमंत्री ले रहे हैं, उससे भी यही अपेक्षित है कि राज्यों को आश्वस्त किया जाए और उनसे उनका भी जो स्थिति का उनका आकलन है वो उनसे जाना जाए कि कैसी स्थिति है, और कि केंद्र की तरफ से जो भी सहयोग उनको होगा वो उनको दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तो मिलेंगे ही सही, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से बैठक करेंगे। अखिलेश सुमन, इसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं? देखिए, बैठक वर्चुअल तरीके से होगी, क्योंकि इतनी जल्दी सारे मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाना संभव नहीं है। तो ये वर्चुअल तरीके में इसका मायने यही है, देखिए कि पूरा देश संकट की स्थिति है, और ये संकट हमारी वजह से नहीं, बल्कि ये संकट अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की वजह से है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पूरा वेस्ट एशिया के देश प्रभावित है, उसके बाद पूरा यूरोप, अमेरिका और इजराइल उसमें शामिल है। तो निश्चित तौर पे पूरे देश को एकजुट रखना एक अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि भारत के प्रधानमंत्री है, शीर्ष नेता है, तो उनके पूरे देश का ख्याल रखना है। इसीलिए पार्टी लाइन से इतर जो भी, अगर विरोधी पक्ष के मान लीजिए कांग्रेस की जहां सरकार है वहां भी, जहां बीजेपी की सरकार वहां है वहां भी
किसी अन्य दल की सरकार है, डीएमके की सरकार है, वहां भी जी। सारे लोगों को, सारे प्रदेशों को, सारे मुख्यमंत्रियों को इस बात से वाकिफ कराना कि किस तरीके से भारत सरकार इस संकट की घड़ी में भी पूरे जरूरतों को, देश की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने की, जो बिजनेस की जरूरतें हैं उनको पूरा करने की, और जो पूरा जो डायनेमिक्स है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था की जो पूरी गति है, उस गति को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसमें किस तरीके से राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय करे ताकि जो है इसमें कोई अड़चन ना है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जो संकट है, उस संकट के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। हो सकता है कि वर्तमान समय में जो हालात बने हैं, उन हालातों से निपटने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर सकते हैं, और लगातार प्रयास ऐसे हैं कि हम इस चुनौती का सामना करें और हमारी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इसी के साथ चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तयाल साहब आपका, दीपशिखा सिकरवार आपका भी, और हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन का भी धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।